हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? चलिए इससे हम लोग सिंपल फिजिक्स के एक अगले टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है विद्युत। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आज हम लोग पढ़ने चलेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। 2 या 3 पार्ट लगेगा हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में, विद्युत पढ़ने में। तो आइए शुरू करते हैं। विद्युत क्या है? हमने आपके लिए एक चार्ट बनाया है छोटा सा। विद्युत से संबंधित छोटी छोटी बातें हैं जो आप इसको नोट करेंगे। आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है विद्युत। विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और विद्युत क्या है? अगर विद्युत कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्या है, तो हमारे हिसाब से अभी तक जो हमने परिभाषा निकाली, जो मेरे समझ से आया, वो सिर्फ इतना कि आवेश के असंतुलन को विद्युत कहते हैं। आवेश के असंतुलन को विद्युत कहते हैं और यह ऊर्जा का एक रूप है। विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और यह आवेशों के असंतुलन से पैदा होती है, उत्पन्न होती है। अब आती है बात की विद्युत के प्रकार। विद्युत कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थिर विद्युत, दूसरा होता है विद्युत धारा। स्थिर विद्युत को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जबकि विद्युत धारा को हम बोलते हैं, आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। अब आते हैं आवेश। आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश की परिभाषा हमने लिख दिया। आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुण है जिसके द्वारा वह किसी वस्तु पर बल आरोपित करता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक ऋण आवेश, दूसरा धन आवेश। अब आवेश के कुछ गुण भी हैं। तो आवेश के गुण क्या है? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा गुण है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है, जबकि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻27 kg होता है। ये तो थी चार्ट की बात कि इतना आपको नोट कर लेना है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं, इसी को डिटेल में पढ़ते हैं कि विद्युत है क्या, ये आवेश क्या है, कहाँ से आता है, कैसे उत्पन्न होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम समझते हैं कि क्या होता है आवेश। आइए, हमने कहा कि आवेश के असंतुलन को विद्युत कहते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि आवेश क्या है। आवेश क्या है, फिर हम समझेंगे कि विद्युत क्या है। तो पहले हमें सबसे पहले पता करना है कि आवेश क्या है। देखिए, हमने पिछले सीरीज में एक चैप्टर पढ़ाया था, परमाणु, अणु एवं परमाणु। तो उसी को थोड़ा सा आज हम फिर से रिवाइज करेंगे और देखेंगे। परमाणु, सबसे पहले हम जानते हैं परमाणु क्या होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। परमाणु के लिए हमने कहा था कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे दोबारा विभाज्य न किया जा सके, वह क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं और अणुओं से मिलकर के पदार्थ बनते हैं। ये हमने बताया था कि सबसे सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण, सबसे सूक्ष्मतम कण। अभी तक हम लोग ये पढ़ते आ रहे थे कि परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन चूंकि अब आगे विज्ञान काफी आगे बढ़ चुका है, तो हमने ये भी जान लिया कि नहीं, परमाणु भी विभाजित हो सकते हैं। और परमाणु भी कई प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिनमें मुख्य होते हैं, जिन परमाणु 2 प्रकार के कण से मिलकर के बने होते हैं। एक होता है अस्थायी कण और दूसरा होता है अस्थायी कण। स्थायी कण में आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि अस्थायी कण में आता है मेसॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन इत्यादि।
तो हमें ये जो मुख्य अस्थायी कण होते हैं, मुख्य कण परमाणुओं के, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो हमने पिछली क्लास में बताया था, पिछली क्लासों में हमने बताया था परमाणु के बारे में। जिनको ना पता हो वो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, परमाणु के नाम से होगा सिंपल फिजिक्स में, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी हम आपको एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। मान लेते हैं ये कोई परमाणु है। हमने बताया था कि परमाणु का एक नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण पाए जाते हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण पाए जाते हैं, जबकि इस नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जबकि इनके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। वाह। अब जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है। प्रोटॉन क्या होता है भाई? प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है, ना तो इस पर धन आवेश होता है ना ऋण आवेश होता है। और जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो अब जरा पीछे हमने बताया था कि आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण होता है जिसके कारण वह किसी वस्तु पर बल आरोपित करता है। तो ये जो आवेश है ये जो इनके मूल कण है, इन्हीं मूल कणों के द्वारा ही आवेश उत्पन्न होता है। देखिए, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। सामान्य अवस्था में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, क्योंकि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो इसलिए जितने भी परमाणु होते हैं उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी कारण से दोनों मिलाकर के, चूंकि प्रोटॉन धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, तो दोनों का आवेश जो कुल आवेश होता है वो शून्य हो जाता है। इसीलिए सामान्य अवस्था में सभी पदार्थ उदासीन होते हैं, या आप कह सकते हैं कि सामान्य अवस्था में सभी पदार्थ या सभी परमाणु उदासीन होते हैं। अब आइए आगे बात समझते हैं कि आवेश क्या है। हमने आपको बताया था कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ वे होते हैं जिनके पास अपना द्रव्यमान होता है। पदार्थ वे होते हैं जिनके पास अपना द्रव्यमान होता है और ऊर्जा होती है। क्या होता है भाई? द्रव्यमान होता है और ऊर्जा होती है। हमने कहा जब किसी भी पदार्थ के पास अगर द्रव्यमान है तो उसके पास बल लगाने की क्षमता आ जाती है। वो क्या करता है? बल लगाता है। और ये बल कैसा होता है? ये बल होता है आकर्षण वाला। द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है वो बल कैसा होता है? आकर्षण के कारण बल, मतलब आकर्षण बल होता है, जिसे हम आगे चल के कहते थे कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो जिसके पास द्रव्यमान है वो एक बल लगाता है, और बल लगाता है तो ये कैसा बल होता है? आकर्षण बल होता है। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। इसके बाद जो हमारे वैज्ञानिक लोग थे, इन्होंने और अध्ययन करना चालू किया, और एक सिंपल सा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि आप लोगों ने भी घर पर ट्राई किया होगा या सुना होगा। आप स्केल ले लीजिए या कोई प्लास्टिक की छड़ ले लीजिए, उसको बालों पर ऐसे खूब रब कीजिए, और उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखिए, उसके ऊपर इसको लेके आइए, तो आप देखेंगे कि कागज के टुकड़े को ये वापस खींच लेता है, कागज के टुकड़े को अपनी तरफ वापस चिपका लेता है। तो अब बताओ, जब मान लीजिए हमने इसको रब किया और इसने कागज के टुकड़े को अपने में चिपका लिया, और पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, लेकिन फिर भी ये कागज का टुकड़ा नीचे नहीं गिर रहा है। तो इसका मतलब जो ये पेन उस कागज के टुकड़े पर बल लगाया, उसका मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से अधिक है, तभी तो भाई ये नीचे नहीं गिर रहा है। या दूसरा उदाहरण, मान लीजिए ये जो छत पर हमने पेंट कर दिया,
छत पर हमने पेंट कर दिया, तो पेंट भी तो एक पदार्थ है और उस पदार्थ पर भी अपना द्रव्यमान है और उस पदार्थ पर भी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, लेकिन पेंट वो छत को छोड़ करके नीचे नहीं गिरता बल्कि उसी में चिपका रहता है। हमने आपके सामने ये पेन से इस पर लिखा तो क्या हुआ, इस पर ये कलर आकर के चिपक गया, इस पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन ये ब्लैक बोर्ड से नीचे नहीं आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये एक और बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा बलशाली है, तभी तो वो नीचे नहीं गिर रहा है। एक बात ये समझ में आ गई। दूसरी बार हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, इसको हमने रब किया, कागज से इसे उठाया, कागज को उठाया, कागज से चिपक करके उठ गया। फिर दूसरा हमने एक ऐसे ही पेन लिया, मार्कर लिया और फिर से उसको हमने बालों पर रब किया और फिर दोनों पेन को पास में ले आए और फिर से हम दोबारा उसको कागज के पास ले जा करके देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इस बार कागज को ये नहीं उठा रहा है, चलिए एक और प्रयोग करते हैं। अब की बार हमने क्या किया, एक प्लास्टिक की छड़ ली, ये भी एक प्लास्टिक की छड़ ली और दोनों को किसी सिल्क के कपड़े पर रब कर दिया या बालों पर रब कर दिया। ये बहुत ही हल्की छड़ है। अब हम देखते हैं कि जब इन दोनों को पास ले आते हैं तो ये एक दूसरे को दूर ढकेल रही है। तो हमें दो चीज समझ में आई। पहले कि ये वाला जो बल है इसके पास दोनों गुण हैं, खींचने की भी और धकेलने की भी। ये वाला जो बल है इसके पास दोनों गुण हैं, खींचने के भी और धकेलने के भी। जबकि द्रव्यमान के कारण जो बल लगता था उसको हमने कहा था आकर्षण बल। इसके पास केवल खींचने की ताकत होती थी, धकेलने की ताकत नहीं होती थी। जबकि हमने एक नया बल यहाँ पर देखा और उसको वो क्या करता है, वो आकर्षित भी करता है और प्रतिकर्षित भी करता है। इसलिए इस नए बल को हमने नाम रख दिया विद्युत चुंबकीय बल। क्या नाम रखा भाई, विद्युत चुंबकीय बल। अब देखो यहीं से भाई खेला शुरू हो गया। अब विद्युत चुंबकीय बल ये था गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण में आकर्षण आता है यानी वो चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जबकि विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, ये आकर्षित भी करता है और प्रतिकर्षित भी करता है, आकर्षित भी करता है और प्रतिकर्षित भी करता है। यानी ये एक ऐसा बल है जिसके पास दोनों क्षमताएं हैं, आकर्षण का भी और प्रतिकर्षण का भी। चलिए यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा कि जब आप इस मार्कर को रब करते हैं, बालों पर ऐसे रब करते हैं, उसके बाद जब कागज के टुकड़े को उठाते हैं तो ये कागज के हल्के हल्के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। फिर से दूसरे प्लास्टिक के टुकड़े को वापस क्या करके रगड़ करके इस दोनों को समीप लाते हैं तो इसकी देखते हैं इसकी ताकत खत्म हो गई। अब दोबारा उसको कागज को उठाते हैं तो उठा नहीं पाता है। या फिर तीसरा हमने कहा कि दो समान प्लास्टिक के छड़ को आपस में रगड़ते हैं और एक दूसरे के पास इसे लटकाते हैं तो ये एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। जैसे चुंबक में होता है, चुंबक के समान ध्रुव आपस में लाइए तो दूर दूर हो जाते हैं, विपरीत ध्रुव एक तरफ से कर दीजिए तो एक दूसरे को चिपका लेते हैं। इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया विद्युत चुंबकीय बल। अब हमने कहा कि आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण होता है जिसके कारण वह किसी वस्तु पर बल आरोपित करता है। तो ये तो आप जान गए कैसे बल आरोपित करता है, कौन कौन सा बल आरोपित करता है। तो आकर्षण बल आरोपित करता है और प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। अब देखिए आवेश के लिए सबसे जरूरी चीज है, किसी चीज को आवेशित करने के लिए, चार्ज करने के लिए जरूरी है कि इसको अलग से कहीं से एनर्जी दी जाए, ऊर्जा दी जाए। अब ऊर्जा देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कार्य करना पड़ेगा। यानी जब तक हम कोई बाह्य कार्य नहीं करेंगे कोई आवेश नहीं आएगा। अच्छा भैया आवेश आता कैसे, ये भी देख लो। हमने क्या किया, हमने मार्कर को बाल से रब किया तो बाल भी हमारा एक परमाणु, मार्कर भी हमारा एक परमाणु, तो दोनों को हमने क्या किया, रब किया। यानी हमने कुछ कार्य किया, कुछ एनर्जी दी, तब जाकर के इस पर कोई आवेश आया जिसके कारण इसके अंदर एक ताकत आई बल लगाने की और ये कागज के टुकड़े को आसानी से अपनी तरफ खींच लिया। होता क्या है, मान लेते हैं ये एक परमाणु है, परमाणु मान लेते हैं ए है, दूसरा परमाणु है हमारा बी। मान लेते हैं दोनों समान परमाणु हैं यानी दोनों की समान संख्या है। इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो भी कितना मान लेते हैं 6 प्रोटॉन है
और हमने कहा सामान्य अवस्था में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, बराबर होती है, तो हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन भी 6। ऐसे ये इसका प्रोटॉन 6, इसका इलेक्ट्रॉन 6। अभी दोनों सामान्य अवस्था में है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ला करके रब कर दिए। तो देखो हमने कहा था कि जो परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गति करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का बड़ा आवारा टाइप का इंसान होता है। ये इसको ज़्यादा सा भी मौका मिला तो ये इधर उधर भागने की कोशिश करने लगता है। तो जैसे ही हम इन दोनों को आपस में रब कराएंगे, रगड़ेंगे, इसके जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 6 ठो इलेक्ट्रॉन जो हैं, जब इसको हम आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, इसको एनर्जी मिलेगी, यानी इस पर कार्य किया जाएगा। तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, या तो हो सकता है इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए। प्रोटॉन अपनी जगह पर ही रहेंगे, वो नाभिक में ही रहते हैं। जो चीज हल्की होगी भाई वही तो बाहर निकलेगी, जो चीज भारी होगी वो अंदर ही रह जाती है। तो इलेक्ट्रॉन हल्के होने के कारण इसकी कक्षा को छोड़ करके इसकी कक्षा में प्रवेश कर जाएंगे। अब हम मान लेते हैं पहली कंडीशन ये, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। इधर कितना बचा, प्रोटॉन हो गया 6 और इलेक्ट्रॉन हो गया 5। जबकि इधर कितना हो गया, प्रोटॉन हो गया 6 और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया 7। हमने कहा प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, ये +5, ये -5, ये +6, ये -6। हमने कहा कि प्रोटॉन पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अब देखो कुल आवेश हमारा कितना हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन यानी +6 -5, ये हो गया +1, और इधर कितना हो जाएगा, +6 और -7, ये हो जाएगा -1। तो हम क्या, देखो ये +1 हो गया और ये -1 हो गया। तो ये वाला हम कह सकते हैं कि ये वाला जो परमाणु था, इस पर धन आवेश की संख्या ज्यादा हो गई, ये धन आवेश हो गया, धन आवेशित, और इस पर इलेक्ट्रॉन यानी माइनस की संख्या ज्यादा हो गई, तो इस कैसा हो गया, ऋण आवेशित, ऋण आवेशित। ये हो गया हमारा धन आवेशित, ये हो गया हमारा ऋण आवेशित। यानी अब हम कह सकते हैं, देखो दोनों समान परमाणु हमने लिए थे, दोनों समान परमाणु लिए थे। सामान्य अवस्था में धन आवेश और ऋण आवेश बराबर होने चाहिए, लेकिन अब क्या हुआ, आवेशों का असंतुलन हो गया, आवेशों का असंतुलन हो गया, यानी धन वाला ज्यादा हो गया, ऋण वाला कम हो गया। यहाँ पर ऋण वाला ज्यादा हो गया, धन वाला कम हो गया। तो ऐसे में ये दोनों ही परमाणु आवेशित हो गए, क्या हो गए, चार्ज हो गए, आवेशित हो गए, और दोनों ही परमाणु आवेशित हो गए। लेकिन अंतर क्या है, एक धन आवेशित हुआ, एक ऋण आवेशित हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि कब धन आवेशित होगा, कब ऋण आवेशित होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किसी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर कैसा आवेश बचेगा, धन आवेश बचेगा। और जब किसी परमाणु में कहीं बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इस पर कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। तो हमने क्या कहा था कि जब आवेशों का असंतुलन ही क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। देखो यहाँ पर आवेश का असंतुलन हो गया, सामान्य अवस्था में बराबर होने चाहिए थे, लेकिन अब ये कम ज्यादा हो गया, यहाँ भी कम ज्यादा हो गया। तो यानी ये दोनों परमाणु आवेशित हो गए, आवेशित हो गए यानी इसमें विद्युत आ गई, आवेशित हो गए यानी इसमें विद्युत आ गई। विद्युत यानी किसी वस्तु पर वो बल लगा सकता है, विद्युत आ गया, तो हम कह सकते हैं विद्युत क्या है, आवेशों का असंतुलन। अब हमने आगे बताया था कि विद्युत दो प्रकार की होती है भाई, एक स्थिर विद्युत होता है और एक विद्युत धारा होती है। तो अभी देखो ये आवेश यहाँ से यहाँ आ गया, और इस पर एक आवेश की ऋण आवेश की कमी हो गई, इस पर एक ऋण आवेश की अधिकता हो गई, ये धन आवेश हो गया, ये ऋण आवेश हो गया। अभी ये आवेश यहाँ पर आकर के रुक गया, इसमें से निकला जितना था, ये आवेश अब कहीं नहीं जा रहा है, इसी में स्थिर है। तो इसीलिए अब हम कहेंगे कि इसमें स्थिर विद्युत उत्पन्न हो गई, स्थिर विद्युत उत्पन्न हो गई। स्थिर विद्युत यानी जब आवेश एक ही जगह पर स्थिर हो,
जब आवेश एक ही जगह पर स्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, हम स्थिर विद्युत कहेंगे। और जब यही आवेश बहना चालू कर दे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक निरंतर ऐसे प्रवाहित होने लगे, तब क्या हो जाएगा, तब विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तब क्या उत्पन्न होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई कि आवेश क्या होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है। तो पहली चीज कि आवेश को उत्पन्न करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जब आवेश एक जगह जाकर के इकट्ठा हो जाए तो उस पदार्थ में स्थिर विद्युत आ जाता है। और जबकि वही आवेश इस, जैसे मान लीजिए पदार्थ है, एक आवेश इस छोर से इस छोर तक लगातार ऐसे बहना प्रारंभ कर दे, तो हम कहेंगे कि इस पिन में विद्युत धारा उत्पन्न हो गई है, इस पिन में विद्युत धारा उत्पन्न हो गई है। यानी आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और यही चीज हमें आगे पढ़नी है विद्युत धारा के बारे में काफी डिटेल से। अब आते हैं, हम कहते हैं कि आवेश के गुण देख लेते हैं भाई। आवेश का गुण, आवेश को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहला हम मान लेते हैं, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर आपसे पूछे कि एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश, तो कोई अंतर नहीं है। एक चीज आप याद रखिए, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, हमने कहा कि -1.6 × 10⁻⁻90, और चूंकि प्रोटॉन धन आवेश होता है इसीलिए हम कहेंगे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दोनों पर आवेश की जो परिमाण होता है वो समान होता है, केवल चिन्ह का अंतर होता है, एक पर माइनस होता है, एक पर प्लस होता है। यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जो न्यूट्रॉन होता है वो हमारा उदासीन होता है, ना ही उस पर धन आवेश होता है, ना ही उस पर ऋण आवेश होता है। एक चीज बहुत पूछा जाता है आपसे, यहीं पर आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, जबकि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, धन आवेशित होता है। ये कैसा होता है भाई, उदासीन होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, आप उसको भी देख लीजिए। ईटा पर नाचे रधऊ, ईटा पर नाचे रधऊ। देखिए ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, टा से थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया। प से हो गया प्रोटॉन भाई, और रा से हो गया रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। अब आइए ना से क्या हो गया, न्यूट्रॉन, अच्छा से हो गया चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी,
चैडविक ने। अब आते हैं राधाउ ई इलेक्ट्रॉन, रा से ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश होता है, ऋण आवेशित होता है। पा प्रोटॉन धन आवेशित, और ना न्यूट्रॉन यानी उदासी। तो इस एक दोहे से आप, एक लाइन से आप ये सारी जानकारियां याद कर सकते हैं। ईटा पर नाचे रधो, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, और राधाउ रा से ऋण आवेशित, धा से धन आवेशित, और ऊ से उदासी। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बातें। आवेश का गुण हम लोग पढ़ रहे थे। अब दूसरा आवेश का गुण क्या है कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी ऋण आवेश और ऋण आवेश एक पास में लाएंगे तो एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे दो चुंबक लीजिए और उसके दोनों ध्रुव आपस में बदल दीजिए और पास में ले जाइए, देखो एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, यानी समान ध्रुव वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं चुंबक में। वैसे ही सेम आवेशों के साथ भी होता है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश यानी धन आवेश और ऋण आवेश पास में लाओगे तो वो एक दूसरे को खींच लेंगे। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब बात आती है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने आपको लिखवाया था कि 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, जबकि एक प्रोटॉन का तो हमने आपसे बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन से बहुत ही हल्का होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रोटॉन का जो आवेश होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻27 kg। वो 10⁻31 kg था, ये 10⁻27 kg था। तो सीधी सी बात है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी होता है। जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है लगभग उतना ही न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है। यानी देखो हमने क्या कहा, जो इसके नाभिक में है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हल्के कण होते हैं, उनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिक होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा काफी अधिक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, याद रखिएगा, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। हमने क्या कहा, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। तो ये तो था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन